हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं होम साइंस का आज का अपना अगला टॉपिक। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे श्रव्य और दृश्य साधनों को, यानी कि शिक्षण के ऐसे साधन जो कि हमें दिखाई और सुनाई दोनों ही देते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे साधन हैं जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ सुनाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हो गया रेडियो, ठीक है, और बहुत से ऐसे साधन हैं जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ दिखाई देते हैं, जैसे कि चार्ट हो गया, ग्लोब हो गया, जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ दिखाई देते हैं। लेकिन शिक्षण के बहुत से ऐसे साधन हैं जो कि हमें दिखाई और सुनाई दोनों देते हैं। तो ऐसे साधनों को हम लोग कहते हैं दृश्य श्रव्य साधन, यानी ऑडियो विजुअल एड्स। अब ये भी देखिए, ये भी दो तरीके के होते हैं, एक तो प्रक्षेपित, दूसरा गैर प्रक्षेपित। यानी कि एक होता है प्रक्षेपित जिसे कि प्रोजेक्टेड, जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। दूसरा होता है गैर प्रक्षेपित जिसमें कि कोई भी जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक, अब इन सब को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गैर प्रक्षेपित साधन, यानी कि नॉन प्रोजेक्टेड जो है एड्स होते हैं, नॉन प्रोजेक्टेड किसके, ऑडियो विजुअल के। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला है, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सबसे पहला है गीत व भजन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं गीत व भजन। ये क्या है, गीत व भजन एक क्या है, एक दृश्य श्रव्य साधन है जो कि किसके अंतर्गत आता है, नॉन प्रोजेक्टेड, यानी कि गैर प्रक्षेपित साधन है गीत व भजन। इसमें कोई भी हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्रामीण व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अतः वे किसी भी ऐसे कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं होते हैं जिनमें कोई भी धर्म का पुट न हो, यानी कि जिनमें कोई भी सीख वाली बात ना हो, कोई अच्छी सीख ना हो, कोई धार्मिक बातें ना हो, तो वह ऐसी किसी भी चीज़ को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। कौन, गांव के लोग। क्यों, क्योंकि जो प्रसार शिक्षा है बेसिकली जो मेनली वो गांव के लोगों के लिए यह शिक्षा बनाई गई है। तो इस तरीके से उनके अकॉर्डिंग ही शिक्षण के सारे मेथड होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो उनके अकॉर्डिंग शिक्षक के सारे मेथड होने चाहिए, तो उनके हिसाब से ही हमें चीज़ों को करनी चाहिए। तो अतः वे किसी भी ऐसे कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं होते जिनमें कि कोई भी धर्म की बात न हो। हर चीज़ को क्या करते हैं ये लोग, धर्म से जोड़कर देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इसी कारण वे धार्मिक परंपरागत गीतों, भजनों इत्यादि में क्या विशेष रुचि लेते हैं। तो गीत उपयोगी सूचनाओं के प्रसार का बहुत ही सुलभ साधन है, यानी कि किसी भी बात को अगर हमको कहना है तो उसको धर्म से जोड़कर गीतों के माध्यम से कही जाए तो उन्हें ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। इसलिए क्या है, गीत व भजन एक गैर प्रक्षेपित साधन है जो कि एक अच्छा साधन है लोगों को अपनी बात समझाने का। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आई थिंक यहाँ पर आप लोगों को गीत व भजन के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लोकगीत एवं लोक नृत्य, यानी कि फोक मीडिया या फोक सॉन्ग एंड फोक डांसेस। ठीक है, तो देखिए किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है, लोकगीत कहते हैं। यानी पर्टिकुलर किसी एरिया में अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज जो है अलग होता है। हर जगह क्या होता है, लोकल लैंग्वेज अलग होता है। ठीक है, तो वहाँ के लोकल लैंग्वेज को ही उस स्थान का, यानी कि उस पर्टिकुलर एरिया का हम लोग क्या कहते हैं, फोक सॉन्ग, या फिर वहाँ के जो डांस होते हैं वो लोक नृत्य कहलाते हैं। ठीक है, तो किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले गीतों को प्रायः क्या कहा जाता है, लोकगीत कहा जाता है। जिस क्षेत्र की भाषा में गाए जाए वे उसी क्षेत्र के लोकगीत होते हैं। अभी मैंने बताया कि जिस पर्टिकुलर एरिया में बोली जाने वाली जो भाषा है उसी भाषा में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं, उस स्थान के लोकगीत, यानी कि फोक सॉन्ग कहलाते हैं। इसी तरीके से डांस भी है। ठीक है, तो गाँव में लोक गीतों एवं लोक नृत्यों के प्रति क्या होती है, गहरी रुचि होती है, क्योंकि वो क्या होती है, उनकी भाषा, जो लोक गीत की जो भाषा होती है वह उनको समझ में आती है और उनको बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि वो उनको अपना सा लगता है, वो उनकी अपनी भाषा होती है। यदि प्रसार कार्यकर्ता उनके लोक गीतों एवं लोक नृत्य में भागीदारी करता है तो वह उनके नज़दीकी संपर्क में आता है, यानी उनसे संपर्क बढ़ाने का, लोगों से संपर्क बढ़ाने का लोकगीत और लोक नृत्य एक अच्छा माध्यम है। प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीणों के लिए लोकगीत व लोक नृत्यों का आयोजन करके भी उनसे संपर्क बढ़ा सकता है। इन लोकगीत व लोक नृत्यों का आयोजन करके भी उनसे संपर्क बढ़ा सकता है। इन लोकगीत व लोक नृत्यों का आयोजन के समय वह प्रदर्शनी, बैठक, फिल्म शो, ड्रामा इत्यादि का भी आयोजन कर सकता है। यानी उनके ही भाषा में वह बहुत सारी चीज़ों को कर सकता है, जैसे कि फिल्म शो हो गया, ड्रामा हो गया, इन सब का भी वह आयोजन
कर सकता है और करके अपनी बात जो है आसानी से उनको समझा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोहल्ला अभिनय या ड्रामा, या फिर जिसे हम लोग नुक्कड़ नाटक भी कहते हैं। तो इसे नुक्कड़ नाटक भी कहते हैं। इसमें कम पात्र व बिना रंगमंच के नाटक किया जाता है। किसी भी वस्तु का सजीव चित्रण करने के लिए यह नाटक, इस प्रकार का नाटक क्या है, एक सर्वोत्तम साधन है। इसमें किसी भी ऐतिहासिक अथवा सामाजिक घटना को लेकर संवाद के रूप में तैयार किया जाता है। भाषा में से गद्य या पद्य, यानी कि जो भाषा होती है वह क्या होती है, गद्य भी होती है और संगीतबद्ध भी किसी भी तरीके की जो है वह हो सकती है, या दोनों का सम्मिश्रण हो सकता है। ठीक है, ये क्या होता है, उपयोगिता और प्रभाव की दृष्टि से यह एक अच्छा साधन माना जाता है। कौन सा, नुक्कड़ नाटक। नेक्स्ट है हमारा नारे, जिसे कि हम लोग स्लोगन भी कहते हैं। ठीक, व्यक्तिगत संपर्क द्वारा कुछ लोगों को एकत्र करके किसी नई प्रणाली के प्रचार के लिए जुलूस भी निकाले जाते हैं। इसमें छोटे बच्चों को सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है, छोटे बच्चों द्वारा निकाले गए जुलूस क्या होते हैं, अधिक प्रभावशाली होते हैं। जुलूस में नारों के माध्यम से अपनी बात को जो है वह आसानी से लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। कुछ भी अगर हम लोग करते हैं तो एक ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप बना के क्या करते हैं, कुछ लोगों को इकट्ठा करके फिर अपनी चीज़ों को जो है वह करते हैं। और जुलूस में क्या होता है कि हम लोग चलते चले जाते हैं और लोग जो है वो उसको देखते हुए उसको नोटिस करते रहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि कम समय में ज़्यादा लोगों तक अपनी बात हम लोग किसके माध्यम से पहुंचा सकते हैं, तो जुलूस के माध्यम से कम समय में हम लोग ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। इस अभियान के लिए देखिए कहावतों का, उपयोगी कहावतों आदि का भी दीवारों पर लिखना चाहिए। जैसे क्या होती, गर्मी में जुताई करूँगा, उत्तम पशु कृषक का सबसे बड़ा धन है, मच्छर रहेगा परंतु मलेरिया नहीं रहेगा। ये सब क्या है, ये सब नारे हैं, स्लोगन है। लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग स्लोगन का भी जो है इस्तेमाल करके उनको अच्छे से सिखा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इससे लोगों तक कार्य की विशेष सूचनाएं पहुंचती हैं और वे उनके विषय में विचार विमर्श करते हैं, जिससे कार्य के लिए उपयुक्त वातावरण क्या है वह बन सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि स्लोगन यानी नारों के माध्यम से भी हम लोग जो है अपनी बातों को दूसरों के सामने अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कठपुतली। कठपुतली भी क्या है, कठपुतली देखिए ये बहुत ही, इससे क्वेश्चन जो है निकल के आते हैं। कठपुतली एक दृश्य और श्रव्य साधन दोनों है और यह नॉन प्रोजेक्टेड है। ठीक है, तो यह एक पारंपरिक प्रसार का साधन है जो ग्रामीण जनता को समझाने के लिए अत्यंत जो है वो उपयुक्त साधन है। कठपुतली के बारे में एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इसका कठपुतली का जो है आविष्कार कहाँ हुआ है, तो कठपुतली का जन्मदाता हमारा भारत देश है। ठीक है, कठपुतली का जन्मदाता देश कौन है, तो भारत है, ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं। इससे शिक्षण कार्य में सहायता मिलती है। यह एक आसान विधि है, इसमें व्यय भी कम होता है। कठपुतली का खेल ग्रामीणों का मनोरंजन भी करता है और उन्हें मंत्रमुग्ध भी कर देता है। इसमें क्या होता है, अभिनय भावना समाहित होती है। इसकी सहायता से स्वास्थ्य, साक्षरता, कृषि उत्पादन, परिवार नियोजन, सामाजिक कुरीतियाँ, गृह कार्य आदि के बारे में सुगमता पूर्वक क्या है समझाया जा सकता है। किसकी सहायता से, तो कठपुतली की सहायता से। तो कठपुतली सहज ही उपलब्ध होती है और इसे आसानी से दिखाया जा सकता है। कठपुतली को यदि सामयिक समस्याओं के अनुरूप बनाया जाता है तो दर्शक इसके पात्रों और परिस्थितियों से अपनत्व महसूस करते हैं और भाव विभोर हो जाते हैं। छोटे बड़े स्त्री पुरुष सभी इसका आनंद लेते हैं। यानी यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है और यह सर्वाधिक प्रभावशाली भी मेथड माना जाता है। कौन सा, कठपुतली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने नॉन प्रोजेक्टेड मेथड्स देखा, ऑडियो विजुअल के नॉन प्रोजेक्टेड मेथड को देखा। अब हम लोग देखेंगे प्रोजेक्टेड मेथड, जो कि क्या टेक्नोलॉजी की सहायता से चलते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले है फिल्म। शॉर्ट में मैं बता देती हूँ, फिल्म है, दूरदर्शन है और टेलीविज़न है। ठीक है, फिल्म, दूरदर्शन और टेलीविज़न, यह क्या है, यह एक प्रोजेक्टेड मेथड है। किसका, ऑडियो विजुअल का। ठीक है, इसकी सहायता से, इसकी हेल्प से हम लोग चीज़ों को बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और ये क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, बस आप इतना जान लीजिए कि प्रोजेक्टेड मेथड में फिल्म्स है, दूरदर्शन है और टेलीविज़न है। ठीक है, ये तीन जो है वो प्रोजेक्टेड मेथड है। अब आइए चलिए फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं जिससे कि इससे नॉलेज जो है और भी ज़्यादा पक्की हो जाए। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए
निम्न में से कौन सा दृश्य श्रव्य सामग्री का उदाहरण है? ठीक है, यानी कि दृश्य श्रव्य जिसमें कि दोनों गुण हो, देखने का और सुनने का दोनों गुण है, इनमें से कौन सा है? तो लोकगीत अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि लोकगीत है, कठपुतली भी है और दूरदर्शन नाटक भी क्या है? यह एक दृश्य श्रव्य सामग्री, इसलिए हमारा आंसर सही हो जाता है डी। नेक्स्ट देखते हैं, दूरदर्शन के आगमन के पूर्व निम्न में से इस साधन द्वारा कार्य एवं व्यवहार को वास्तविक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता था। तो दूरदर्शन के आने से पहले हम लोग किसके द्वारा देख सकते थे? तो फिल्म, ध्यान दीजिएगा, सिनेमा। ठीक है, फिल्म यानी सिनेमा के जरिए दूरदर्शन से पहले किसका आविष्कार हुआ था? तो सिनेमा का। तो दूरदर्शन से पहले हम लोग सिनेमा के जरिए जो है अपनी बातों को अच्छे से समझते थे। नेक्स्ट हमारा वीडियो फिल्म तैयार करने में निम्न में से किस उपकरण का उपयोग होता है? वीडियो कैमरा होता है, VCR होता है, VCC होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीवी है, टीवी क्या है? टीवी, आप लोग बताइए टीवी क्या है? तो टीवी एक दृश्य और श्रव्य साधन दोनों है। ठीक है, इस तरीके से आंसर हमारा सही हो जाता है सी। टीवी क्या है? एक दृश्य और श्रव्य सामग्री है, क्योंकि इसमें दिखाई और सुनाई देता है, इसलिए आंसर सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, दृश्य व श्रव्य सामग्री है, दृश्य व श्रव्य सामग्री है क्या? चलचित्र, टेलीविजन और ड्रामा। तो दृश्य व श्रव्य यानी दिखाई और सुनाई देने वाली सामग्री कौन सी है? तो चलचित्र भी है, टेलीविजन भी है और ड्रामा भी है, तो इसलिए हमारा आंसर सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में दूरदर्शन का आरंभ कब हुआ? तो देखिए, भारत में दूरदर्शन का आरंभ 15 सितंबर 1959 से आरंभ हुआ। भारत में दूरदर्शन का आरंभ कब हुआ? 15 सितंबर 1959 से। नेक्स्ट है हमारा, कठपुतली क्या है? कठपुतली क्या है? कठपुतली हमें दिखाई भी देती है और सुनाई भी देती है, इसलिए ये हमारा आंसर सही जाएगा सी, दृश्य श्रव्य सामग्री है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लोकगीत एवं लोक नृत्य। लोक नृत्य और लोकगीत क्या है? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि लोकगीत और लोक नृत्य एक दिखाई देने वाला और सुनाई देने वाला दोनों साधन है, तो इस तरीके से आंसर सही हो जाएगा सी, दृश्य श्रव्य सामग्री। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस क्लास का, इस सेशन का PDF जो है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप लोग वहाँ से जाकर इससे अच्छे से नोट्स भी जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे ज़रूर पूछिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।